हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप लोगों के? I welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya and मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी आदर्श राय लाया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सा नया सा चैप्टर। एक्चुअली नया क्या है, इससे एक सेशन पहले हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया था, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। जिन जिन स्टूडेंट्स ने उसको देखा है आप सभी को काफी अच्छा इंसाइट मिला होगा, एक अच्छा रिवीजन हो गया होगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द पार्ट 2 ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। पिछले सेशन में हमने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उससे रिलेटेड फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं, करंट पे फोर्स कितना आता है, चार्जेस पे फोर्स कितना आता है। इन सब के ही बारे में बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बातें की थी, कुछ पीवाईक्यूज भी देखे थे। उसी के सेंस में हमारे जो टॉपिक्स रह गए हैं इस एंटायर पूरे लिस्ट के, जो कि हमारा एक टॉपिक रह जाता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट का क्रिएशन। ठीक है, देन उसके बाद रह जाता है आपका मैग्नेटिज्म में जो एक बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, साथ ही साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है मटेरियल की, और अर्थ मैग्नेटिज्म। सो ये कुछ 3 या 4 टॉपिक्स हैं, फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो इससे नहीं आते, वेरी फ्रैंक आई कैन नॉट कमिट कि इस साल इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो स्कोर कर रहे हैं और इससे कोई बहुत हेवी एंड क्वेश्चंस नहीं आते, आप कॉन्सेप्ट्स देखोगे आपको समझ में आएगा कि बड़े ही नॉर्मल से क्वेश्चंस आएंगे। मेजरली मैग्नेटिक मोमेंट से देखो क्वेश्चन आता है, श्योर शॉर्ट बात है, और उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म से भी आ सकता है। बाकी मैग्नेटिज्म एंड मैटर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके लास्ट के डेज चल रहे हैं और मैं नहीं चाहता आप बहुत ज्यादा टाइम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इन्वेस्ट करें। अगर आप लोगों को आता है तो इट्स गुड, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर कुछ लूज एंड्स हैं तो वो भी कवर हो जाएंगे। और अगर आप एकदम फ्रेश पढ़ रहे हैं, फ्रेश आप सोच रहे हैं कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर करना चाहिए, सो माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज कि यू कैन स्किप दिस पार्ट लिटरली, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वी कैन नॉट एक्सपेक्ट पुराने ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलो यार इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम। जो भी आप लोगों को डाउट्स हो आप चैट में पूछ सकते हैं, एंड सेशन हमारा चालू करते हैं मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का पार्ट 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट की। तब देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म काफी सिंक्रोनस है एक दूसरे से। ठीक है, सिंक्रोनस इस हिसाब से है कि यार वहां पे जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था यहाँ पे भी होगा, वहां जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वैसे यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है। वहां पे कांस्टेंट होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे होता है म्यू0/4 पाई। तो काफी चीजें आप रिलेट कर सकते हो, ये रिलेशन आप लोगों ने 11th में भी लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में भी देखा होगा। तो उसी टाइप का एक रिलेवेंस है कि जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हो सकता है, वैसे ही एक मैग्नेटिक डाइपोल भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, वैसे ही एक मैग्नेटिक डाइपोल भी क्रिएट हो सकता है। और मैग्नेटिक डाइपोल बेसिकली कैसे क्रिएट होगा, तो देखो यार मैग्नेटिक डाइपोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड होंगी ऑब्वियसली। आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेट करें तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता था, वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता था। तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल का कॉन्सेप्ट आके मैग्नेटिक डाइपोल बनता है मैग्नेट्स के लिए। लेकिन डाइपोल बेसिकली बनता किन किन चीजों से और हमें कवर किस किस को करना है, तो हमें देखो एक तो कवर करना है पहला डाइपोल, जो कि होगा एक करंट कैरिंग वायर की वजह से। ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर की वजह से, बेसिकली करंट कैरिंग वायर भी नहीं, लूप, करंट कैरिंग लूप। ठीक है, करंट कैरिंग लूप की वजह से एक तो हमारा डाइपोल मोमेंट बनेगा, दूसरा बनेगा हमारा यार चार्ज इन मोशन की वजह से, चार्ज इन सर्कुलर मोशन एक इससे बनेगा। और थर्ड बनता है हमारा बार मैग्नेट से। ठीक है, तो भाई यहाँ पे वो सिंपल अरेंजमेंट नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मैंने बना दिया तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा, नहीं। यहाँ पे आपका एक बनेगा करंट कैरिंग लूप से, एक बनेगा सर्कुलर मोशन से, और एक बनेगा आपका बार मैग्नेट से। गुड आफ्टरनून अपूर्व, क्या हाल है? तो देखो
अब करंट कैरिंग लूप की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल बनता है उसका फॉर्मुलेशन क्या होता है? तो करंट कैरिंग लूप का मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब सिंपल सा है, या तो एक लूप हो गई कुछ इस तरीके की, ठीक है, या फिर एक लूप हो गई कुछ इस तरीके की, ठीक है। अब इसमें मान लो करंट जा रहा है, इसमें मान लेते हैं करंट जा रहा है, ठीक। सो जो करंट जा रहा है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी m वेक्टर इज इक्वल टू n i a। क्लियर है? ये हो जाता है मेरा मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर, ठीक है। m वेक्टर इज इक्वल टू n i a। जहां पर जो a वेक्टर का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन रहता है। n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ लूप्स, i होता है करंट जिसमें जा रहा है। अब ये कैसे पता करेंगे सर मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा? तो सिंपल सी चीज है यार, राइट हैंड रूल यूज करो, वापस से राइट हैंड रूल यूज करो। राइट हैंड रूल पहली लूप में क्या बोलता है? जो डायरेक्शन है सर वो तो एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके का जा रहा है, यानी नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ होगा मतलब डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में होगा मेरा एम वेक्टर। इस सिनेरियो में इस तरीके से करंट जा रहा है, इस तरीके से करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा। देख लो, समझ लो। इस हिसाब से मैं मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करता हूँ करंट कैरिंग लूप के लिए। अगर मैं सर्कुलर मोशन में चार्ज मूव हो रहा है, तो भाई सर्कुलर मोशन में चार्ज मूव हो रहा है तो वहां पे क्या वहां पे क्या आपका एक करंट नहीं हो जाएगा? अगर एक सर्कुलर मोशन में चार्ज मूव हो रहा है तो एक करंट तो डेफिनेटली है। और अगर करंट है तो बेसिकली बोल ले रहा हूँ कि सपोज एक चार्ज है क्यू, और वो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, एक टी टाइम पीरियड में एक वो करंट क्रिएट कर देगा और करंट हो जाएगा, तो वापस से मैग्नेटिक मोमेंट का फंडा तो आएगा ही। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे भी वही हो जाएगा, एन आई ए। एक लूप बनाई, करंट की वैल्यू कितनी हो गई? क्यू बाय टी, और ये हो गया आपका ए एरिया जो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी चीज हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छी सी चीज ये है कि मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे m मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे भी एक m मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब देखो, m इंटू v इंटू r। एक मिनट, q बाई टी करंट हो गया, ये एम्पियर हो गया, ठीक है। टाइम पीरियड की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की जगह क्या लिखूंगा मैं? ओमेगा की जगह लिख दूंगा जो भी वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, इनटू ए एरिया। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे एक मैं m यहाँ मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ और एक m यहाँ मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक। अब ये बेसिकली मेरा क्या है, यहाँ पे एरिया की जगह मैं पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक। एक पाई से ये पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, और ये जो एम वी आर आप देख रहे हो, एम वी आर बन जाता है मेरा एंगुलर मोमेंटम। एम वी आर क्या बन जाता है? एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पे ये चीज इस तरीके से लिखी जा सकती है, क्यू अपॉन टू एम इंटू एम वी आर को मैंने लिख लिया एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो ये एक फॉर्मूला सेट है जो कि आप याद रखोगे, किसके लिए? जब कभी भी मैं बात करूंगा, चार्ज अगर मेरा सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है, चार्ज अगर मेरा सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है, तो जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इस हिसाब से रिलेट होगा, जो भी चार्ज है उस पे डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स m इनटू एंगुलर मोमेंटम। एल वेक्टर क्या है यहाँ पे? एल वेक्टर मेरा एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। ये तरीका हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम का डेवलपमेंट थ्रू मोशन ऑफ चार्ज इन अ सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। ओके सर, परफेक्ट। नाउ बार मैग्नेट की वजह से कैसे होता है? तो बार मैग्नेट की वजह से ही हम अभी डिफाइन करेंगे। बार मैग्नेट की वजह से हम पढ़ेंगे कि किस हिसाब से आप मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हो। इसमें पोल स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट आता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ये हो जाता है कॉन्सेप्ट इसका। और ये हो जाता है आपका पोल स्ट्रेंथ, और ये हो जाता है आपका लेंथ ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। मतलब अगर ये मैग्नेट है मेरा, ये नॉर्थ है, साउथ है, तो ये रहा मेरा मैग्नेटिक मोमेंट। डायरेक्शन क्या रहता है? डायरेक्शन इज फ्रॉम
डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? तो आई थिंक ये एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई है कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का क्रिएशन किन किन वजहों से होता है। तीन ही वजहों से होता है, ठीक है, तीन ही वजहों से होता है। एक करंट कैरिंग लूप से, एक चार्ज जब सर्कुलर मोशन में है तब उसकी वजह से, और एक बार मैग्नेट की वजह से। अब इन तीनों को आप लोगों को इंडिविजुअली नहीं देखने की जरूरत है, आपको ये पता होना चाहिए। करंट कैरिंग लूप इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। चार्ज एंड सर्कुलर मोशन से नहीं आता, बट स्टिल हमें फॉर्मूला सेट पता होना चाहिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला, ठीक है। ओके सर, बढ़िया। अब कुछ बातें हैं मैग्नेटिक डाइपोल को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो क्या क्या होता है। तो देखो, बातों में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि यार देखो, सपोज मैग्नेटिक फील्ड ये रही, ठीक है, ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे मैंने मान लो एक मैग्नेटिक डाइपोल को रख दिया, एक मैंने मैग्नेटिक डाइपोल को भाई रख दिया, ये रहा मेरा सपोज मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, ये डायरेक्शन है। ऐसे क्यों रख रहे हैं, रुको चेंज करके रखेंगे, थोड़ा सा एंगल पे रखेंगे, क्योंकि हमें दो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीजें पता करनी है। सपोज ये रख दिया मैंने। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल रखने का मतलब क्या है? अरे भाई सिंपल, मतलब लूप कुछ इस तरीके की रखी है, ये मेरी करंट कैरिंग लूप है, और उसमें जो करंट जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, खत्म बात। तो जो एंगल बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा नीट का, जो कि आपको सॉल्व करना है। आपको पता चलेगा कि हमें डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट से लेना रहता है, लूप से नहीं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट मैंने ये बना दिया, ओके सर, बढ़िया। मैग्नेटिक मोमेंट ये बना दिया। अब एंगल कितना है, तो यहाँ पे एंगल में देखूंगा तो एंगल थीटा है। तो यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली। एक तो होता है नेट टॉर्क। नेट टॉर्क लगता है एक मैग्नेटिक डाइपोल पे, और सेम सिमिलैरिटी के जैसे, जैसे वहां पे P क्रॉस E होता था, यहाँ पे M क्रॉस B हो जाएगा। ये लगता है मेरा नेट टॉर्क, ये लगता है मेरा नेट टॉर्क। मैग्नीट्यूड की बस बात करूंगा, डायरेक्शन तो आप लोग पता है, लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकता हूं मैं। क्रॉस से पहले वाली चीज मिडिल फिंगर, क्रॉस के बाद वाली चीज फोर फिंगर, रिजल्ट थंब। और मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना हो जाएगा, MB साइन ऑफ थीटा। क्लियर है सर, बढ़िया। नेट टॉर्क की वैल्यू पता चल गई, ओके सर, बढ़िया। ऐसे ही साथ पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन होती है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस ऑफ M वेक्टर डॉट B वेक्टर, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे डिफाइन करने के लिए आपको जीरो पहले पता होना चाहिए। तो इसका जीरो कहां मानते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं जीरो कहां पे, व्हेन एंगल थीटा इज 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो हम मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी मेरी जीरो के बराबर, ठीक है सर, ओके। तो आपने टॉर्क डिफाइन कर दिया, आपने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दी, बिल्कुल मैंने दोनों चीजें डिफाइन कर दी हैं। अब उसके बाद क्या करोगे, तो अब उसके बाद मैं यहाँ पे तीन सिचुएशंस बनाने वाला हूं, जो कि इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं। और वो तीन सिचुएशन बेसिकली आती है मेरी, सबसे पहली स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, हम बस फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरी आती है मेरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या फंडा रहता है। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का फंडा ये रहता है कि जहां पे, पहली बात तो इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम का फंडा ये है भाई कि नेट टॉर्क जीरो होगा। अब नेट टॉर्क जीरो तो दोनों जगह पे होगा, नेट टॉर्क जीरो की बात करोगे तो वो तो दोनों ही जगह पे होगा, ठीक है, दोनों ही ओरिएंटेशन में होगा। और दोनों ओरिएंटेशन कौन कौन सी है, तो पहले वाली की जो ओरिएंटेशन है, पहले वाले की जो ओरिएंटेशन है वो है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, और दूसरे वाले की थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे। समझ रहे हो, यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके थी, तो डाइपोल मेरा ऐसा था। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी थी, तो डाइपोल मेरा पीछे की तरफ था। सिंपल सा फंडा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बस ये रहता है एनर्जी का। क्या एनर्जी का रहता है, एनर्जी का ये रहता है कि भाई नेट टॉर्क तो जीरो होता है, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हो जाती है सबसे लीस्ट, जो कि होता है माइनस ऑफ MB। मतलब इनके बीच में एंगल जीरो है, तो M डॉट बी करोगे, MB cos थीटा, cos जीरो यानी कि 1। सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लीस्ट होती है, दिस इज द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, लीस्ट होती है। और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी होती है प्लस MB। एंगल 180 डिग्री पे cos 180 नेगेटिव हो जाता है, इस इक्वेशन में रखोगे तो माइनस MB इंटू -1 प्लस MB हो जाएगा। और ये होती है मैक्सिमम
मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और यही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। होता क्या है कि जैसे ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तुमने मान लो सपोज यहाँ पे हो तुम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसको जैसे ही थोड़ा सा तुमने घुमाया, इसको जैसे ही थोड़ा सा घुमाया, उस सट से घूम के स्टेबल पे आ जाएगा, सट से घूम के स्टेबल पे आ जाएगा, क्योंकि उस स्टेट में वो सबसे लीस्ट एनर्जी पे है। और लीस्ट एनर्जी में हर एक बॉडी चाहती है रहना, हर एक बॉडी अपनी लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट में रहना चाहती है, हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रहना चाहती, क्योंकि वहां वो अनस्टेबल रहती है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपका व्हेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन का केस बनता है। ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है कि भाई आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बना दी, ठीक है, और आपका जो डाइपोल है उसको आपने अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम से जरा सा हिला दिया। ठीक है, ये सपोज आपका डाइपोल था, ये आपका डाइपोल था, और इसको आपने इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम से जरा सा हिला दिया, थोड़ा सा मूव करवा दिया। कितना एंगल मूव करवा दिया भाई? मान लेते हैं आपने इसको थीटा एंगल मूव करवा दिया, आपने इसको थीटा एंगल मूव करवा दिया। ठीक है, अब थीटा एंगल मूव करवा दिया तो इस पे एक नेट टॉर्क लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा सर, कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसमें, डेफिनेटली लगेगा। कितना लगेगा नेट टॉर्क? नेट टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन ऑफ थीटा। मैं बस एंगल को फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो मैं इसको एम बी इंटू थीटा लिख लेता हूँ, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल। क्योंकि थीटा जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू नियरली थीटा के बराबर, और कॉस थीटा की वैल्यू नियरली 1 के बराबर हो जाती है। किस सिनेरियो में? सिनेरियो जब थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ओके, परफेक्ट है सर, बढ़िया। ओके, अब देखो, नेट टॉर्क की जगह क्या रखूंगा मैं? आई अल्फा। नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। कंपेयर किससे करना है भाई? कंपैरिजन करना है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ से देखो रिलेशन आ जाएगा, ओमेगा इज टर्निंग आउट टू बी अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई, और बेसिकली टाइम पीरियड का रिलेशन आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम इंटू बी। ठीक है, सो यहाँ से बेसिकली ये आपका अ, क्या बोलते हैं उसको, छोटे से ऑसिलेशन में जो टाइम पीरियड होता है ना, उसका केस है बेसिकली, उसका किस तरीके से आप आंसर निकालोगे। इसको वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, उसका एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें भी यही रहता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में आप एक मैग्नेटिक डाइपोल को देखते हो किस हिसाब से वो वाइब्रेट कर रहा है, उसका भी यही कॉन्सेप्ट है, उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। थोड़े से डिफ्लेक्शन के लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम इंटू बी, जहां एम हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, बी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और आई हो जाएगा आपका क्या? आई हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल सा फंडा, बड़ा इजी सा फंडा, और यही सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी ऑसिलेशन के केसेस होंगे। ठीक है, सो यही यहाँ पे दिया हुआ है ऑसिलेशन ऑफ अ डाइपोल के केस में, ये हो जाती है मेरी टाइम पीरियड, जो कि मैंने अभी समझ ली। ठीक है, क्लियर है सर, बढ़िया। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नीट 2013 का। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या एक्सपीरियंस करता है भाई? ठीक है, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क वेदर अ फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इन ऑल ओरिएंटेशन। अरे यार, ये तो नहीं पढ़ा सर ने, ये तो नहीं पढ़ा यार। टॉर्क बस उन्होंने बता के छोड़ दिया कि टॉर्क तो होता है मेरा एम क्रॉस बी। अब ये भी नहीं बताया मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ये तो देखो बताया तुम्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना लगेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डाइपोल रखा है तो कितना रहेगा। अब सपोज आपका, इस चीज को आप कैसे समझोगे बताऊं? इस चीज को आप समझना इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल की हेल्प से, इसको समझना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल की हेल्प से, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल में क्या होता है। एक डाइपोल मैंने ऐसा रख दिया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है,
तो इस नेगेटिव पे फोर्स यहाँ लगता है, इस पे यहाँ लगता है, और ओवरऑल इसी की वजह से वो ऐसे घूमता है। सपोज तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इस तरीके से बना दी कि यहाँ पे ऐसे जा रही है, यहाँ पे ऐसे जा रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। और अब रख दिया तुमने डाइपोल कुछ इस तरीके का, तो यहाँ पॉजिटिव पे तो फोर्स इधर लगेगा और नेगेटिव पे फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। तो इस सिनेरियो में नेट फोर्स आ जाएगा लेकिन नेट टॉर्क नहीं आएगा। तो ये तुम कतई नहीं बोल सकते कि भाई एक्सपीरियंस हमेशा टॉर्क करेगा वेदर मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट और नॉट। अगर नॉन यूनिफॉर्म में कोई भी सर्कमस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं भाई, वो नॉन यूनिफॉर्म में कोई भी सर्कमस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं और ऐसी एक सिचुएशन अराइज करवा सकते हैं जहां पे आप पे नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी हो रही है, शून्य के बराबर। तो ऑप्शन नंबर है सबसे मतलब ऑप्शन नंबर है इसलिए कैंसिल, ठीक है, इसलिए कैंसिल। कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशन, नहीं भाई, दो ओरिएंटेशन में होता, अभी जस्ट देखा। कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल, ऑब्वियसली नॉट। Can be in equilibrium in two orientation, one stable while other is unstable, absolutely. So D is the correct answer over here. सही बोला अपूर्व, एकदम सही है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, देखो नीट 2013 का क्वेश्चन था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। और हालांकि डी ऑप्शन पढ़ने के बाद तो वैसे ही ऑप्शन ए में थोड़ा डाउट था, तो उसको तो वैसे ही अपन हटा देते, क्योंकि डी वाला तो अपन ने क्लियर कट पढ़ा है, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो जरा, अपूर्व आंसर बताओ। A rectangular coil of length 0.12 meter and width 0.1 meter having 50 turns of wire is suspended vertically in a uniform magnetic field of strength 0.2 Weber per meter square. ठीक है। The coil carries a current of 2 ampere. If the plane of the coil is inclined at an angle 30 degree with the direction of the field, the torque required to keep the coil in stable equilibrium will be. करो, ट्राई करो इसको। ठीक है, क्या आंसर है भाई, देखो सिंपल सी चीज है, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर। अब यहाँ पे डायग्राम बनाने जाओगे तो देखो थोड़ा टफ पड़ जाएगा, क्योंकि डायग्राम में पहले कैसा रेक्टेंगल बना है जो कि वर्टिकल है, तो यहाँ पे एक थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम पता है किसमें आएगी, ये कि जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो इंक्लाइन है एंगल 30 पे। तो क्या 30 है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जो कि है गलत जवाब, वो नहीं है। कैसे समझेंगे इस चीज को, अभी समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ। देखो, अगर आपका डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक, और सपोज मेरी जो पहले प्लेट थी वो कुछ ऐसी थी, 0.12 इंटू √3, तो आंसर बताओ कितना हो रहा है। √3 1.73 हो जाएगा, 1.73 इंटू 0.12, 0.2 के आसपास समथिंग आ रहा है। चलो देखते हैं क्या आंसर है। अब देखो, मेरी प्लेट पहले ऐसी थी, तो इस प्लेट का मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कैसा होगा भाई, ऐसा, ठीक है सर, बिल्कुल। अब ये प्लेट को मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ये प्लेट को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। कैसे बना दी, अब ये प्लेट मैंने इस तरीके से बना दी, देखना, इसे बना देता हूँ। ये मैंने प्लेट कुछ इस तरीके से बना दी। तो अब बेसिकली ये जो एंगल है, ये कुछ एंगल बना रही है भाई, ये कुछ एंगल बना रही है। तो ये इसके इधर शिफ्ट करने से मेरा जो ये होगा वो भी शिफ्ट हो जाएगा, इसके शिफ्ट करने से मेरा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जितना एंगल ये इस केस में बना रही होगी ना, मतलब
बोल ऐसे रहा हूँ यार, ऐसे समझने की कोशिश कर लो कि ये सपोज प्लेट है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे अगर थीटा एंगल बना रही है इसके साथ, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर ये थीटा एंगल बना रही है प्लेन के साथ, तो मैग्नेटिक मोमेंट के साथ एंगल बनाती है 90 माइनस थीटा। ठीक है, यही मेन चीज थी यहाँ पे कि ये जो थीटा आप देख रहे हो, थीटा नहीं होके 60 डिग्री आएगा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और वो निकाल लिया तो आप आराम से टॉर्क पता कर सकते हो। टॉर्क अल्टीमेटली क्या है, टॉर्क होता है NIA, सॉरी टॉर्क होता है आपका कितना, M क्रॉस बी, M क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड की बात कर लें अगर बस, तो हो जाएगा MB साइन ऑफ थीटा। ठीक है सर, M हो जाता है मेरा NIA इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। सिंपल वैल्यूज रखनी, देखो आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ लूप्स कितने दिए भाई, नंबर ऑफ लूप्स दिए 50। करंट कितना दिया है, करंट दिया है 2। एरिया कितना दिया, रेक्टेंगुलर कॉइल बोली है जिसकी लेंथ 0.12 और विड्थ है 0.1, तो 0.12 इंटू 0.1 हो जाएगा 0.012, 0.012। ठीक है सर, ओके बढ़िया। उसके बाद NIA हो गया, ठीक है। बी कितना दिया है, बी दिया है मेरा 0.2। ओके चलो, और अच्छी बात। और साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो एंगल ये 30 दे के रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 60 यानी √3/2। ओके बढ़िया, ये दो से ये दो गया, ठीक। ये 50 इस 0.2 से मिलेगा तो हो जाएगा 10, ठीक है, इससे मिलेगा हो जाएगा 10, और वो 10 इससे मिलेगा तो 0.12। तो बिल्कुल सही बोला यार अपूर्व तुमने, 0.12 √3। और ये समवेयर अराउंड कितना आ जाएगा, वही ऑप्शन नंबर बी के आसपास लग रहा है। कैलकुलेट करके देख लें क्या, 1.73 इंटू 0.1 और 2 0.3, हाँ वही है, 0.2 है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 2015 का क्वेश्चन है यार, देखो ऐसे घुमा सकते हैं आपको। अब 0.12 इंटू √3 तो ऑप्शन नहीं था, बट क्या ही कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, बड़ी मजे की बात है और बहुत काम की बात भी है, कि क्या होता है ना, नीट आपसे एक्सपेक्ट तो यही करता है कि यार आप पर क्वेश्चन 1 मिनट 1.25 मिनट लो, इतने में कर लो। लेकिन ऑब्वियसली अब यार बायो के क्वेश्चन देखोगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखोगे, इवन आप फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन देखोगे और कुछ कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखोगे, तो इन क्वेश्चंस को आपको करने में मात्र 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता अगर आपको पता हो तो। और ऐसे क्वेश्चंस जो है ये आपका टाइम ऑब्वियसली खींच लेते हैं। एक तो क्वेश्चन पढ़ो इतना लंबा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ये समझो कि भाई इसका एनालिसिस क्या है, फिर दिमाग लगाओ और फिर ये स्टेप लो, और लास्ट में ऐसी कैलकुलेशन भी फंस जाती है, उसमें और 30-40 सेकंड चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 सवा 2 2.5 मिनट भी खींच सकते हैं आपके। तो आपको वही टाइम वहां पे जो आपने सेव किया ना, वहां ये यहाँ यूज करना पड़ता है। इसीलिए जो क्वेश्चन बड़े आसानी से आ जाए ना, उनको तो सट कर दिया करो, उसमें तो ज्यादा सोच विचार करना ही नहीं। एक रीड मारी, 2 रीड मारी, थिंकिंग कर ली, हाँ एकदम सही है, फाइनल आंसर टिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वही टाइम बच जाता है और आप यहाँ यूज कर लेते हो। चलो अगला क्वेश्चन, a circular coil of 100 turns and having a radius of 0.05 meter carries a current of 0.1 ampere. Calculate the work required to turn the coil in an external field of 1.5 Tesla through 180 degree about an axis perpendicular to the magnetic field. The plane of the coil is initially at right angles to magnetic field. ये बताओ जरा, ये बताओ। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100। नंबर ऑफ टर्न्स तो है सर 100, रेडियस कितना है, 0.05 मीटर है, ठीक है। तो मैं एरिया भी निकाल लूंगा बिल्कुल। करंट 0.1 एम्पियर कैरी कर रहा है। वर्क डन बताओ, रिक्वायर्ड टू टर्न द कॉइल इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला थ्रू 180 डिग्री। अब देखो वर्क डन बेसिकली क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी और फाइनल पे निकालनी, आंसर आ जाएगा। दिया हुआ है प्लेन ऑफ कॉइल इज इनिशियली एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इनिशियली राइट एंगल पे है, तो भाई 180 डिग्री अगर घुमा दोगे तो भी कितनी होगी, कितनी होगी, राइट एंगल पे ही तो रहेगी, है कि नहीं, राइट एंगल पे ही तो रहेगी। या 90 के बाद अगला आता है 180 घुमाने का 270, और cos ऑफ 290 भी कितना होता है, जीरो ही होता है।
मतलब कि तुम जिस स्टेट में पहले थे उसी स्टेट में वापस ले आए, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? फाइनल आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिंपल एज दैट, है कि नहीं? क्योंकि वर्क डन क्या है यार? वर्क डन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल स्टेट में माइनस इनिशियल स्टेट में। फाइनल में हो गया माइनस ऑफ एम बी कॉस ऑफ 270 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस इनिशियल स्टेट में हो जाएगा माइनस एम बी कॉस ऑफ 90 हो जाएगा। ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? जीरो। सो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। खत्म बात, कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा। देख के आंसर निकालने वाला था। अब तुम इसमें पहले एन आई ए निकाल के मैग्नेटिक मोमेंट निकालते, ये करते वो करते, तो वहां फंस जाते। ठीक है, तो नीट का ही क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग। देख के आंसर निकालने वाला था अगर ढंग से पढ़ लेते तो आओ चलो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, दिखाऊंगा करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को लेके। तो फटाफट इसको समझ लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर भाई काम कैसे करता है। तो गैल्वेनोमीटर काम करता है भाई रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट उठा के। इसमें वही एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहती है, जैसा कि आप देख सकते हो नॉर्थ और साउथ पोल अलाइंड है, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और ये बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर रहती है जिसपे कॉइल को हम रन कर देते हैं। ठीक है, होता क्या है, गैल्वेनोमीटर आप लोगों ने मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में देखा होगा कि उसके साथ एक जॉकी अटैच रहता है, उसका काम मात्र ये रहता है बताना कि डायरेक्शन करंट का है कि नहीं, डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, उस हिसाब से आप करंट डिफाइन करते थे कि भाई हाँ ये जॉकी जिस जगह पे रख दिया वो नल पॉइंट आ गया मेरा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में बेसिकली कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होगा रोटेशनल वाला जिस वजह से मूव हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल है, उस पे एक नेट टॉर्क लगता है। और नेट टॉर्क किस हिसाब से लगता है? नेट टॉर्क उसी हिसाब से लगता है क्योंकि उसके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट को डेवलप किया जाता है, और मैग्नेटिक मोमेंट को डेवलप करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको रखते हैं तो उस पर नेट टॉर्क लगता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है भाई? एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और बी साइन थीटा, ये हो गया नेट टॉर्क। ठीक है सर, बढ़िया, मान लिया। एंगल को कोशिश ये की जाती है एंगल हमेशा 90 डिग्री रहे। ठीक है, तो नेट टॉर्क ही लगता है एंगल को, मैग्नेटिक मोमेंट और उसके एंगल को हमेशा 90 डिग्री पे रखा जाता है। तो नेट टॉर्क कितना आ जाता है? एनआई बी के बराबर। ओके, नेट टॉर्क आ गया। अब इससे क्या पता करना है? इससे आप बेसिकली ये पता करना है कि जैसे कि तुम लोगों ने स्प्रिंग में देखा था, जैसे कि तुम लोगों ने स्प्रिंग में देखा था, स्प्रिंग में जो फोर्स लगता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता था? के टाइम्स एक्स। ठीक है, स्प्रिंग में। ऐसे यहाँ पे भी एक स्प्रिंग का अरेंजमेंट रहता है जो कि पर्टिकुलर एंगल पे ही उसको मूव करने देता है। ठीक है, मतलब ये जैसे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kx किया था आपने, F इज इक्वल टू x, यहाँ पे नेट टॉर्क को किसके बराबर करना है? c इंटू थीटा, c इंटू थीटा, जहाँ पे c आपका बेसिकली जो टॉर्क कांस्टेंट हो जाता है, रिस्टोरिंग कपल का एक कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो नेट टॉर्क को यहाँ किसके बराबर करना है? नेट टॉर्क को मेरे को यहाँ इक्वेट करना है c इंटू थीटा के बराबर। ठीक है, यहाँ से देखो एक बढ़िया रिलेशन निकाल रहा हूं मैं। ओके, तब देखो नेट टॉर्क को c इंटू थीटा के बराबर करूंगा, एन आई ए बी आ गया। तो यहाँ से i और थीटा के बीच में एक रिलेशन आ जाएगी, i और थीटा के बीच में क्या आ जाएगी? रिलेशन। थीटा का एलिमेंट बेसिकली क्या है, क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर में आपकी डिफ्लेक्शन रहती है, नल पॉइंट रहता है, और यहाँ से कितना एंगल वो इधर गया या कितना एंगल वो इधर गया, ठीक है, उस पे मेन गेम रहता है। तो ये थीटा है, ये थीटा है। ओके, अब देखो आई की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? आई की वैल्यू आ जाएगी सी थीटा अपॉन एन ए बी। ये सी अपॉन एन ए बी को एक नया कांस्टेंट में बना दे रहा हूं जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और यहां से एक बहुत अच्छी बात समझ में आती है कि आई की वैल्यू के टाइम्स थीटा के बराबर हो जाती है। ठीक है, ऑल इन ऑल समझ आया? बहुत अच्छी बात। नहीं भी आया तो भी आपको क्या याद रखना है, जो करंट चलेगा, जो करंट चलेगा गैल्वेनोमीटर पे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्या? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसीलिए ज्यादा करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाता है, कम करंट पे कम डिफ्लेक्शन दिखाता है। और यहीं से पॉइंट आ जाता है आपका करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का। करंट सेंसिटिविटी सिंपल सी चीज क्या बोलती है भाई, जितना भी डिफ्लेक्शन आ रहा है उसका डिवाइडेड बाय आई कर दो। तो अभी जस्ट पढ़ा I इज इक्वल टू के थीटा होता है, I इज इक्वल टू के थीटा होता है। तो आई थीटा बाय आई कितना हो जाएगा? 1 अपॉन के। ये हो गया मेरा क्या? ये हो गई मेरी करंट सेंसिटिविटी। ठीक है सर, ओके बढ़िया। अब यहाँ पे मुझे सर वोल्टेज लाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आई इज इक्वल टू के थीटा था, के को उधर ले और थीटा इज इक्वल टू आई बाय के हो गया। यहाँ v डिवाइड करो, यहाँ v डिवाइड करो, तो v बाय आई क्या हो जाता है? r। v बाय आई क्या हो जाता है? r। तो हो जाएगा 1 अपॉन के इंटू आर। ये क्या आ गया मेरा? थीटा बाय v। और थीटा बाय v क्या होती है मेरी?
वोल्टेज सेंसिटिविटी, समझ आ रहा है? तो IS मेरी हो गई कितनी, थीटा बाय आई, VS कितनी हो गई मेरी, थीटा बाय V। और VS और IS कैसे रिलेटेड है, VS और IS उसी हिसाब से रिलेटेड है जैसे V इज इक्वल टू IR रिलेटेड होते हैं। समझ आ रहा है, कुछ क्लियर है कि नहीं है? तो भाई देख लो, बस यही होता है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी। जो K की वैल्यू उसको याद रखना, बस K की वैल्यू कितनी है, C अपॉन NAB। ठीक है, कितनी है, K की वैल्यू है C अपॉन NAB के बराबर, जहां C हो जाता है आपका रिस्टोरिंग कांस्टेंट। ठीक है, जैसे रिस्टोरिंग कांस्टेंट आपका था वो स्प्रिंग कांस्टेंट था, वैसे यहाँ पे भी एक स्प्रिंग लगी उसका कांस्टेंट। एन हो गया नंबर ऑफ लूप्स, ए हो गया एरिया और बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, नीट 2018 का क्वेश्चन है, देखो जरा क्या है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। उससे नहीं आएगी वो है क्या, लेकिन आया उसका एलिमेंट है। अब जिनको आइडिया ही नहीं है तो इसको वो बाउंसर चला जाएगा। ठीक है कि भाई करंट सेंसिटिविटी और ये क्या। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। ठीक है, एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी भाई 20 डिवीजन पर वोल्टेज। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, यहाँ पे एक यूनिट बड़ा ध्यान से देखना, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर दिया है। क्या दिया उसने, करंट सेंसिटिविटी को IS दे दिया उसने 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। तो इसको मैं कैसे ले लूंगा भाई, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर, यहाँ -3 आएगा तो ऊपर जाएगा, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 डिवीजन पर एम्पियर। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, IS। ऐसे ही आपका V कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा 20 डिवीजन 20 डिवीजन पर वोल्टेज। ठीक है, IS क्या होता है भाई, IS होता है मेरा थीटा अपॉन I के बराबर। ये क्या होता है मेरा, थीटा अपॉन V के बराबर। तो R की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू सिंपली होती है भाई V बाय आई, V बाय आई। एक थीटा यहाँ मल्टीप्लाई करो, एक थीटा यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये थीटा बाय V कितना हो जाएगा, थीटा बाय V हो जाएगा VS जो कि डिनोमिनेटर में आएगा। थीटा बाय आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये न्यूमरेटर में आएगा। सो ऊपर आ जाएगा मेरा IS, नीचे आ जाएगा मेरा VS। तो R की वैल्यू आ गई IS अपॉन VS के बराबर। IS कितना दिया हुआ है, IS दिया हुआ है करंट सेंसिटिविटी 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 और ये आ गया 20। समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कितना आंसर आ गया ये, 50 एक शून्य से जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, 500 बाय 2 250, 250 ओम है करेक्ट आंसर। क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज ए। क्या पूछ रहे हो अपूर्व, समझ नहीं आ रहा यार। यहाँ पर I बाय V होना चाहिए, R बिल्कुल बिल्कुल यस, R जो होगा, R जो होगा रेजिस्टेंस, V बाय I होता है, और सेंसिटिविटी के नाम पे बोलोगे तो करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी है। ठीक है, क्लियर। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, नीट 2018 का क्वेश्चन है, कोई इश्यू हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते। चलो, अब आते हैं बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट क्या फंडा है, तो बार मैग्नेट का यार सिंपल सा फंडा वही है, नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे आपके, ये आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज के वजह से होता है। मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की वजह से, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से, और वही वो उनका इंट्रिंसिक एबिलिटी रहती है। इसके बारे में मैं अभी जस्ट बात करेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल में। तो उसमें हम जानेंगे कि यार कुछ प्रॉपर्टीज आपकी पैरामैग्नेट, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक कैसे होती है। तो वहीं से आप ये समझो कि बार मैग्नेट बेसिकली वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी आपके नॉर्थ और मैग्नेटिक डायपोल्स एस्टैब्लिश्ड है, और वही आपका बार मैग्नेट कहलाता है। ठीक है,
बार मैग्नेट के मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते भाई, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आप इसको सोचो कि मैं तोड़ तोड़ के भी छोटा छोटा कर दूंगा, तो भी एकदम सबसे स्मॉल स्केल पे भी आप क्या देखोगे, इट विल बी फाउंड दैट इवन दीज एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब उसमें भी एक नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट होगा, ठीक है। मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो नॉर्मली थोड़ा ज्योमेट्रिक लेंथ का 0.84 टाइम्स होती है, मतलब लेंथ अगर ज्योमेट्रिक लेंथ इस एंड से इस एंड तक खींच रही है तो मैग्नेटिक लेंथ उससे थोड़ा सा छोटे एंड पे ही खींचेगी, ठीक है। ओके, बढ़िया, कुछ प्रॉपर्टीज है। देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन होता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन होता है आपका पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट से, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट जो होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। और डायरेक्शन कहां से कहां होता है, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है एक मैग्नेट की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है एक मैग्नेट की, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट दे रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये हिसाब रहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है सर, बढ़िया, ओके, परफेक्ट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को देखो जरा, किस किस किन किन केसेस में चेंज किया जा सकता है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे केस ही यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिए, ठीक है। सबसे पहला केस वन ये रहा। केस वन, इसमें क्या किया कि भाई इस बड़े से मैग्नेट 12 को मैंने बीच में से काट दिया, तो बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट पे कैसा फर्क पड़ेगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका जो था वो था भाई m इंटू 12, और इनका जो हो जाएगा m डैश हो जाएगा m इन 12, तो ऑब्वियसली कैपिटल M बाय 2 हो गए। मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे क्या हो गए, आधे हो गए। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गए यहाँ पे, आधे हो गए। इससे रिलेटेड एक और एक कॉन्सेप्ट लो, केस वन का ये A मान लो, और एक केस वन का ये B मान लो। केस वन का B क्या है, इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने डाइपोल को कुछ इस तरीके से काट दिया, ठीक है, इस तरीके से काट दिया। अब इससे क्या हो जाएगा, जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी, जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी, जो पोल स्ट्रेंथ है ना वो आपकी आधी हो जाती है। इस सिनेरियो में क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ आपकी आधी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एम डैश जो हो जाएगा वो स्मॉल m बाय 2 इंटू 2l हो जाएगा, जो कि बेसिकली कैपिटल M बाय 2 ही होगा, क्योंकि कैपिटल M कितना था, कैपिटल M यहाँ पे m इंटू 2l के बराबर था। क्लियर है, समझ रहे हो। तो तुम या तो बीच में से काटो या उसके लेंथ के अलोंग काटो, दोनों ही सिनेरियो में जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना हो जा रहा है, m बाय 2 के बराबर, ठीक है, ओके। इस केस में क्या होता है भाई, इस केस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, इस सिनेरियो में अगर बात करूं, तो इसका अगर कैपिटल M तुम्हारा स्मॉल m इंटू 2l है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, अगर तुमने इसको एक सेमी सर्कल बना दिया, तो ये हो जाता है आपका m डैश जो हो जाएगा वो स्मॉल m इंटू 2r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। m डैश जो हो जाएगा स्मॉल m इंटू 2r के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली आपको ये पता करना पड़ेगा कि r जो है l के टर्म्स में कितना है, ठीक है। सो वो बड़ा इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका सरकमफ्रेंस है कितना है, पाई इंटू आर, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ के बराबर, यानी 2l। तो r की वैल्यू हो जाएगी 2l अपॉन पाई के बराबर। इस r को यहाँ रख दोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। ओके सर, ये केस 2 भी हो गया, केस 2 हो गया। सारे इंपॉर्टेंट है भाई, सारे इंपॉर्टेंट है, फटाफट देख लो। केस 3 में क्या करते हैं, केस 3 में क्या किया, केस 3 में इन्होंने दो डाइपोल रखे, दो डाइपोल रखे और दो डाइपोल को 90 डिग्री पे रख दिया। दो डाइपोल को कहाँ रख दिया, 90 डिग्री पे, कुछ इस ओरिएंटेशन में। अब इस ओरिएंटेशन में रखो या फिर इस ओरिएंटेशन में रखो, आंसर सेम ही रहेगा दोनों का। कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, खत्म बात, ठीक है। अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ओके। इस सिनेरियो की बात करूं तो इसमें कितना आ जाता है, अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे एस्टैब्लिश्ड है, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m1 m2 cos ऑफ q, जहां पे एंगल कितना है, q, एंगल ये रहा मेरा q, ठीक। अब इसी को सॉल्व करते हुए देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आ गया AIPMT का 2014 का क्वेश्चन। फॉलोइंग फिगर शो द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, each magnet has magnetic dipole of capital M, which configuration has highest net magnetic dipole moment, बताओ जरा। पहले वाले की बात करूं तो कितना हो जाएगा, पहले वाले की बात करूंगा तो अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, और दोनों mm है तो बेसिकली m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, जो कि हो जाएगा m बाहर आ जाएगा m रूट टू हो जाएगा, किसके लिए, ये फर्स्ट के लिए।
सेकेंड की बात करूंगा तो एक एम इधर है, एक एम इधर है, फाइनल आंसर जीरो हो जाएगा, एम माइनस एम बेसिकली जीरो हो गया, जीरो नेट डाइपोल मोमेंट। तीसरे की बात करूंगा, तीसरे में क्या हो जाएगा, एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर, एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एम वन एम टू, वन बाय टू, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री। और फोर्थ केस में कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एम स्क्वायर कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब बताओ तुम किसमें ज्यादा है, ये तो सबसे लीस्ट है, ये तो सबसे लीस्ट है। इसकी बात करोगे इसमें कितना है, तो भाई इसके बाद तो ये आ रहा है एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इन दोनों में एक एलिमेंट तो ये एडेड है। अब बताओ कॉस 30 बड़ा है कॉस 60 बड़ा, ऑब्वियसली कॉस 30 बड़ा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। समझ आया, क्लियर है, कोई डाउट बताओ। करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे बड़ा होगा, यही पूछा था ना, विच कॉन्फ़िगरेशन इज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऑप्शन नंबर 3, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके ओके चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2013 का नीट में पूछा गया। A bar magnet of length L and magnetic dipole moment capital M is bent in the form of an arc as shown in figure. As shown in figure. The new magnetic dipole moment will be कितना हो जाएगा, तो इसमें भी वही सेम केस करना है भाई, इसमें भी सेम केस ये करना है कि नेट जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, जो भी आपका पोल स्ट्रेंथ आ रही है टाइम्स ये जो लेंथ ऑफ द वायर है, ये जो लेंथ ऑफ द वायर है ना इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो ये आर हो गया, ये आर हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये 60 डिग्री और इन दोनों को तो 60 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे बस आर की वैल्यू पता करनी किसके टर्म्स में, इस लेंथ एल के टर्म्स में, क्योंकि उसी में दिया हुआ है। ओके, तो बार मैग्नेट था लेंथ एल का और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम था। ओके, तो कितना हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ जो हो जाएगी इंटू एल, ये हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब एम के टर्म्स में बताओ, एम के टर्म्स में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी एम इंटू एम, जो एम डैश हो जाएगा वो तो वही रहेगा एम इंटू जो अब नया लेंथ है कितना है आर, तो एल और आर के बीच में रिलेशन बता दो। तो भाई एल और आर के बीच में रिलेशन ये है कि एल की जो वैल्यू है वो आपकी है थीटा इंटू आर के बराबर, थीटा है आपका पाई बाय 3 इंटू आर, ये हो गया मेरा एल, तो आर की जगह क्या रखूंगा मैं, 3 एल बाय पाई, आर की जगह हो जाएगा 3 एल बाय पाई, इसको रख दो यहाँ मेरे भाई, m इंटू 3 l/पाई, ये हो गया मेरा m डैश। और एम एल क्या था मेरा, एम एल तो था सर कैपिटल एम, से हो गया 3/पाई इंटू कैपिटल एम, ये आ गया मेरा m डैश, ये आ गया मेरा क्या, ये आ गया मेरा m डैश। समझ आ रहा है तुम लोगों को, समझ आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात। तो एम डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 3/पाई टाइम्स एम। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी आंसर कर यार पूर्व। चलो आओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि आप जानते ही हो कि भाई हमेशा क्लोज्ड लूप्स होती हैं, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर करेंगी, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इसी के होने से गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फिर से देखेंगे, ये यही बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी है, अगर तुम एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्योंकि क्लोज लूप बना रही है, तो भाई जितनी अंदर जाएंगी उतनी बाहर भी निकलेगी, खत्म बात। जैसे कि चार्जेस में क्या हो सकता है, चार्जेस में हो सकता है कि भाई एक पॉइंट पे आके बंद हो जाए, पॉजिटिव पे खत्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये है कि वो भाई क्लोज लूप्स बनाती रहती हैं, क्लोज लूप बनाती रहेंगी, तो आपका कभी भी बी डॉट डी जो रहेगा वो जीरो के बराबर रहेगा। ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, ठीक है, दिस इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है। सर पिछले क्वेश्चन में पूरी लेंथ क्यों नहीं लेना है, कहाँ पूरी लेंथ नहीं ली भाई, पूरी लेंथ मतलब एल, पूरी लेंथ मतलब क्या होता है बताओ। ये मैग्नेट था, ये एक मैग्नेट था, इस मैग्नेट को मैंने टेढ़ा कर दिया,
यहाँ पे हथौड़ा मारा, यहाँ पे हथौड़ा मारा, और वो मैग्नेट बन गया इस तरीके का। ये देखो, तो लंबाई तो सेम रहेगी ना। आर में चक्कर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं यार आर में चक्कर? ये जो लंबाई हो जाएगी ये सरकमफ्रेंस ही तो होता है, और सरकमफ्रेंस कितना होता है, जितना एंगल यहाँ बना टाइम्स रेडियस, खत्म। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी जो भी एंगल है थीटा इंटू आर। सिंपल सी तो चीज है, एल की वैल्यू हो जाएगी थीटा इंटू आर, सिंपल। ये जो एल था वो अब एल ये बन गया, तो ये सरकमफ्रेंस आर्क का कितना होता है, थीटा इंटू आर, तो वो एल यहाँ लिख दिया। और यहाँ से एंगल कितना, एंगल दिया हुआ है कि पाई है, एंगल इस पाई, इस पाई को यहाँ रखो, पाई बाय 3। 60 डिग्री तो पाई बाय 3 है ना, उसमें क्या दिक्कत है भाई, 60 डिग्री तो पाई बाय 3 है, किसमें प्रॉब्लम है? बस उसको वहां रख, यहाँ रख, आंसर आ गया यार। चक्कर मत खा भाई, अभी कुछ दिनों में एग्जाम है, चक्कर नहीं आने का। चलो देखो, अब अर्थ के मैग्नेटिज्म पे चलते हैं यार। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म में भाई देखो, एक ही मेन फॉर्मूला है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक, वो है एंगल ऑफ डिप से। फटाफट उसको कर लेते हैं और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट उसको समझ लेते हैं। अब हमें ये जानकारी में नहीं घुसना कि अर्थ के अंदर मैग्नेट क्यों है, भाई वो है, और उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है आपका ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, जो नॉर्थ और साउथ पोल में होते हैं, बिल्कुल सही बात। अब उसके बहुत सारे रीजंस देते हैं कि यार अर्थ के मैग्नेटिज्म, कुछ रीजंस ये बोलते हैं कोर में, कोर के मोशन की वजह से हो रहा है, कुछ बोलते हैं मैग्नेटल जो है वो आपका सेमी सॉलिड पेस्ट में उसकी वजह से। सो बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द इनर मटेरियल्स इनसाइड आर अर्थ कोर एंड मैंटल, basically there exists a strong magnet in our earth, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है भाई इस तरीके से। ये आपका अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ 11 समथिंग डिग्री पे, अभी की बात बता रहा हूँ, वो तो चेंज होती रहती है हर साल, मतलब हर साल भी नहीं, बट वो बहुत सालों में चेंज हो जाती है। अभी से कुछ 1000 साल पहले एक अलग ओरिएंटेशन पे थी, 1000 साल बाद हो सकता है 180 डिग्री रोटेट हो जाए। तो ये कुछ 11 डिग्री पे इसका मैग्नेटिक एक्सिस है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये इसका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक एक्सिस। और इस मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। कैसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नीचे से ऐसे निकलती हुई और ऐसे ऊपर जाती हुई, ठीक है। कुछ इस तरीके की है, डायरेक्शन क्या, ऐसे, मतलब हम जो नॉर्थ की तरफ देते हैं वो असल में अर्थ के मैग्नेट का साउथ होता है, ठीक है। हमारा नॉर्थ पोल तो यहाँ है ना, ये जोग्राफिक नॉर्थ है, ये मैग्नेट का क्या है, मैग्नेट का साउथ पोल हो जाता है। ओके, ये है फंडा। ये जो पूरा रीजन है इसको क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं हम मैग्नेटोस्फेयर, इस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फियर, ठीक है। बड़ी काम की चीज है यार, अगर मैग्नेटोस्फियर नहीं होगी ना तो सोलर स्टॉर्म्स जो आते हैं ना, सोलर स्टॉर्म्स आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं, और सोलर स्टॉर्म्स की वजह से पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो उड़ा के भी ले जा सकते हैं। सोलर स्टॉर्म्स बेसिकली वो होते हैं जबकि अर्थ पे बहुत बड़े इरप्शन होते हैं, बहुत बड़े टाइप ऑफ बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब ही मान लो तुम, बहुत बड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं। तो उस एक्सप्लोजन्स पे काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हुआ, प्लाज्मा हुआ, वो सब डीप स्पेस में फेंका जाता है। वो बहुत तेज स्पीड में टुवर्ड्स एवरी प्लैनेट रन करता है, और उसके रन करने की वजह से क्या होता है कि वो बहुत से प्लैनेट्स का जो एटमॉस्फेयर है उसको उड़ा के भी ले जा सकता है। बट वही चीज हमारे साथ क्या होती है कि हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो आ जाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आने की वजह से, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने हेलिकल मोशन का कॉन्सेप्ट बताया था, ये हेलिकल मोशन की तरफ फॉलो करते हुए कहाँ गिरेंगे, नॉर्थ पोल में गिरेंगे। ऐसे ही कुछ जो अलग चार्ज है वो कहाँ ऐसे जाएंगे और ये जाके साउथ में अटैक करेंगे। और ये जब जमीन पे गिरते हैं तो इनके पास जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ कलरफुल लाइट्स दिखती है, उसी को हम ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। आई थिंक समझ में आ चुका है। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अर्थ पे किसी भी इंस्टेंट ऑफ
पोजीशन पे, किसी पोजीशन पे, सपोज ये रहा, सपोज मैं नॉर्थ पोल पे हूँ भाई, मैं नॉर्थ पोल पे हूँ, ठीक है, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ओके, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक साउथ है, ओके। अब ये मेरा ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये मेरा मैग्नेटिक साउथ है, ओके। अब पॉइंट ये है कि मैं किसी भी पॉइंट पे हूं अगर, किसी भी पॉइंट पे हूं अगर, तो यहाँ से मैं दो एक्सेस बनाता हूँ, ठीक है, दो प्लेन बेसिकली बनाता हूँ। एक प्लेन तो ये हो जाता है, एक प्लेन तो ये होता है जो कि आपका मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ एक्सिस को कंटेन करता है, जिसे मैं मैग्नेटिक मेरिडियन कहता हूँ, जिसे मैं क्या कहता हूँ, मैग्नेटिक मेरिडियन। और एक प्लेन होता है मेरा ये, जो कि आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ को कंसिडर करता है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ ज्योग्राफिक मेरिडियन। एक कहलाता है मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन वो होता है जिसमें मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ एक्सिस होती है, ठीक। और ये होता है मेरा ज्योग्राफिक मेरिडियन, जिसमें मेरा ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ एक्सिस होती है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट अर्थ पे जो एंगल रहता है ना दोनों मेरिडियंस के बीच में, उसी एंगल को क्या बोलते हैं, उसी एंगल को बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं है। ये सिंपल सी चीज, जो एंगल रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में टिल्ट है, उन दोनों के बीच में टिल्ट है, ओके। अब ये आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड, आप खुद देखोगे। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जो कि एंगल ऑफ डिप भी कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है ये बेसिकली ये बोलता है कि यार देखो, अर्थ है, अर्थ पे सरफेस पे लोग कहाँ रह रहे हैं भाई, पूरे सरफेस पे रह रहे हैं, छेक लिया पूरे अर्थ को, कोई जगह नहीं छोड़ी है, इधर पे अफ्रीका, इधर पे उसका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, भारत, एशिया, सब जगह छेक लिया। अब हर एक पॉइंट अर्थ पे ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ तक लोग रह रहे हैं, ठीक है। साउथ में जाओ ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ में चले जाओ तो आपका ये यूरोपियन कंट्रीज है, ओके। अभी पॉइंट क्या है कि अर्थ का जो डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पे, अर्थ का जो डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पे, वो मतलब तुम इस तरीके से समझने की कोशिश करो, देखो इस तरीके का डायरेक्शन है, ऐसा कुछ तो भी डायरेक्शन है, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि सपोज एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, तो इसको जरा मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, इसको मैं जरा मैक्सिमाइज करता हूँ, उसके लिए ये सिचुएशन है, यहाँ खड़ा हुआ है, और उसको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में दिख रही है, ठीक है, ऐसे दिख रही है। तो ये उसके लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको BH बोलते हैं, और वो हो जाता है BE cos ऑफ थीटा। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है या BE cos ऑफ डेल बोलो, डेल। और ये हो जाता है वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं मैं BE साइन ऑफ डेल, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो एंगल है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप। इसको बोलते हैं हम क्या, एंगल ऑफ डिप। सिंपल सी चीज ये, क्लियर है, इसी को एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। और आपके सामने है, अलग अलग पॉइंट पे जाओगे, अब जैसे मैं पोल पे हूँ, पोल पे हूँ, तो यहाँ पे तो भाई देख सीधे ऐसे नीचे आती हुई दिख रही है, तो पोल पे अगर कोई बंदा है, पोल पे अगर कोई बंदा है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जाती दिखाई देगी, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करूं, साउथ पोल पे कोई बंदा है, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल पे कोई बंदा है तो उसको कैसी दिखेगी, ऊपर जाती हुई दिखेगी, ये साउथ पोल का हिसाब हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों के लिए भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 0, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा BE, ठीक है। और वही मैं इक्वेटर की बात करूं, ये पोलर रीजन है, ये पोलर रीजन की बात कर दी मैंने, ठीक है। ऐसे ही मैं इक्वेटर की बात कर दूं, इक्वेटर पे कोई बंदा है, और वो इधर देखो, इधर देखो, उसके लिए इस तरीके से जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो BH कंपोनेंट होता है वो पूरा BE के बराबर होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। समझ रहे हो बात को, ये हो जाता है। ये कौन सा रीजन है, ये मेरा इक्वेटर रीजन है, ये मेरा इक्वेटोरियल रीजन है। तो ये हो गया हिसाब, सिंपल सी चीज है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, और ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसको याद रख लोगे, इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो। पहला क्वेश्चन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कितनी है, बी जो हो गई
वो √3 टाइम्स बी एच हो गई, ठीक है, और ये हो गई मेरी बी एच। अब मुझे पता करना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेप्थ। एंगल ऑफ डेप्थ हो जाएगा जो भी नेट बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, इसको मैं डेल बोलूंगा। तो एंगल थीटा कैसे निकालोगे, टैन डेल्टा जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी बीवी अपॉन बी एच, सिंपल। अब टैन डेल्टा निकालना है मुझे, बीवी की वैल्यू √3h, ये हो गया √3h, √3bh, ये हो गया आपका bh, ये हो गया मेरा टैन डेल्टा। कितना होगा, bh कैंसिल, यहाँ से क्लियर पता चल रहा है डेल्टा की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है, तो एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 60 डिग्री। बिल्कुल सही अपूर्व, एकदम सही। ऐसे लड्डू क्वेश्चन आते हैं। देखो एक और, हाँ अब इसमें थोड़ा एक अच्छा पॉइंट है। अ पॉइंट ए ऑन अर्थ सरफेस एट एन एंगल ऑफ डिप प्लस डेल्टा इक्वल्स टू +25 डिग्री एट अ पॉइंट बी ऑन द अर्थ सरफेस एट एंगल ऑफ डिप डेल्टा इक्वल्स टू -25 डिग्री, व्हाट कैन वी इंटरप्रेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आंसर यार छुपाना था, आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है कि जो पॉजिटिव एंगल ऑफ डिप है वो कहाँ लोकेटेड होगा, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, और जो नेगेटिव है वो कहाँ लोकेटेड होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इस चीज को एज इट इज आप याद रख लो, ओके, इस चीज को आप एज इट इज याद रख लो, क्लियर, डन। नेक्स्ट, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, इसका भी क्वेश्चन मैंने टॉपिक बताया था आपको कि एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है, सिंपल वही कॉन्सेप्ट जो कि एक आपका ऑसिलेशन इन मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, कि इसको प्लेस कर दिया मैग्नेटिक मेरिडियन में, और इसका ये स्मॉल बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक एग्जीक्यूट्स ऑसिलेशन विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड, सो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकंड, ओके। अब ये बोल रहा है इन अर्थ्स हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 24 माइक्रो टेस्ला, ओके, व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 18 माइक्रो टेस्ला इज प्रोड्यूस्ड ऑपोजिट टू अर्थ्स फील्ड, मतलब अर्थ फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दी, बाय प्लेसिंग अ करंट कैरिंग वायर, द न्यू टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक विल बी। नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, अभी बता देते हैं। पहले तो मुझे बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था। टाइम पीरियड का सर फॉर्मूला था 2π√I/m/b। अगर जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वो ये क्वेश्चन कर लेता AIPMT का 2010, अगर याद होता तो कर लेता। कैसे, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैग्नेटोमीटर का तो चेंज नहीं कर रहे, ना ही तुम मैग्नेटिक मोमेंट चेंज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो बार मैग्नेट है। तुम क्या चेंज कर रहे हो, बस मैग्नेटिक फील्ड। तो यार रिलेशन टाइम पीरियड और मैग्नेटिक फील्ड का देखना था, टाइम पीरियड कैसे रिलेटेड है भाई, 1/√b से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज यहाँ पे क्या लागू करनी थी कि T1:T2 मेरा √B2:B1 के बराबर है। सिंपल सी चीज, अगर इसको लगा देता मेरा आंसर आ जाता। तो T1 की वैल्यू कितनी दी है, T1 की वैल्यू सर दी है 2 सेकंड, T2 निकालना है, ओके, T2 मुझे निकालना है, इज इक्वल टू √B2 कितना है। तो भाई इसने B2 केस में क्या किया, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड थी ना, सपोज ये जा रही थी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 18 माइक्रो टेस्ला की एक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, और अर्थ की 24 माइक्रो टेस्ला ही रह गई। तो अब नेट कितनी होगी B2 केस में, 6, तो ये आ गया 6, ओके सर, बढ़िया। उसके बाद इनिशियली B1 कितनी थी सर, B1 तो थी सर 24 माइक्रो टेस्ला, ओके, 6 कैसे जाएगा, 4 से, 4 का अंडर रूट कितना, 2, T उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, T की वैल्यू आ रही है सर 2 × 2 यानी 4 सेकेंड। समझ आया, देखो देखो क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है मेरा करेक्ट आंसर होगा है। क्या सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई दिक्कत। बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है, ओके, तो बढ़िया। अब फटाफट जरा यार ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स भी कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है H की, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपकी जो बाहर फील्ड है, जिस फील्ड में आप चाह रहे हो कि मेरा मटेरियल मैग्नेटाइज कर जाए, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। सो H की वैल्यू पता की जाती है भाई, जो फील्ड लगा रहे हो डिवाइडेड बाय म्यू0 से, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। मतलब जो भी आपने फील्ड बनाई उसकी कितनी इंटेंसिटी है मेरे मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की, ठीक है, बढ़िया चीज। नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है वो आता है आई क्या बताता है, आई ये बताता है आई मटेरियल की प्रॉपर्टी, ये बताता है एक्सटर्नल फील्ड की प्रॉपर्टी, ये बताता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी, ठीक है, H, और ये बताता है आपका मटेरियल की प्रॉपर्टी, ये बताता है आपका मटेरियल की प्रॉपर्टी। अब क्या बताता है मटेरियल की प्रॉपर्टी कि भाई फील्ड में रखोगे तो मेरी कितनी इंटेंसिटी है मैग्नेटाइज होने की। तो ये इसका फॉर्मुलेशन आता है कि मैं जितने ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल बना लूंगा मेरी ही वॉल्यूम में,
उतना ज्यादा मैं अच्छा मटेरियल हूँ मैग्नेटाइज होने के लिए। अब तुम लकड़ी से बोलोगे कि यार तेरे को मैं मैग्नेटाइज करता हूँ, तो मना कर देगी, बोलेगी भाई मेरी नहीं है, मैं नहीं बना पाऊंगी इतने सारे मैग्नेटिक डाइपोल। बट वहीं तुम आयन कोर को, एक आयन सब्सटेंस को बोल दोगे, तो बस फिर उसके पास बहुत कैपेबिलिटी, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो आई और एच दो पैरामीटर हो गए, ठीक है। अब मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एक और पैरामीटर होता है जो कि आई बाय एच का रेशियो बताता है, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होते, आई और एच क्योंकि सेम डायमेंशन के, ठीक है। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आप सभी को पता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हो किसी भी मीडियम की, अगर मैं कोई और मीडियम ले लेता हूँ, जैसे फ्री स्पेस में अभी आपने जस्ट देखा था, एच की वैल्यू मैंने कैसे डिफाइन की कि फ्री स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ठीक है। अब ये किसी और मीडियम की, तो यहाँ पे म्यू नॉट नहीं म्यू आ जाएगा, ठीक है। किसी और मीडियम की तो म्यू नॉट नहीं म्यू आ जाएगा, ओके। तो इस हिसाब से आप मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी डिफाइन कर सकते हो, जो भी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, ओके बढ़िया, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिलेशन बना रहा हूं मैं परमिएबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी के बीच में। कैसे, आओ देखो। और इसी चीज को हम डिफाइन भी करेंगे, इसी चीज को हम डिफाइन भी करेंगे। कैसे, देखो हो क्या रहा है, एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है, और उस सब्सटेंस को मैं क्या कर रहा हूं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं। उस सब्सटेंस को मैं क्या कर रहा हूं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं। तो देखो सब्सटेंस के अंदर थोड़े बहुत मैग्नेटिक डाइपोल्स तो होते ही है भाई, थोड़े बहुत मैग्नेटिक डाइपोल तो होते ही है, और इन मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड है, ठीक है। अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड है, ओके बढ़िया। अब एक्सटर्नल फील्ड जो है वो भी है यहाँ पे, ये एक्सटर्नल हो गई, ठीक है, ये एक्सटर्नल हो गई, और एक इस एक्सटर्नल में रखने की वजह से एक इंटरनल हो गई। तो फाइनली जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर, वो बी आई और बी नॉट दोनों का सम होगी, वही चीज है। जो बी आई होगी वो इंड्यूस्ड फील्ड है उस एक्सटर्नल में रखने की वजह से, और बी नॉट क्या है, जो एक्सटर्नल है, और ये होगी मेरी नेट, ये होगी मेरी नेट, ठीक है। अब ये बी नॉट का एक्सप्रेशन कहां से आएगा भाई, बी नॉट का एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है, क्योंकि बी नॉट को कौन डिफाइन करता है, उस फील्ड की इंटेंसिटी कितनी मैग्नेटाइज करने की, तो उसकी जगह रख दिया मैंने म्यू नॉट इंटू एच। बी आई की जगह क्या रख दिया, बी आई की जगह रख दिया म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है, क्योंकि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, मेरी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो फाइनली जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई कितनी आ गई, म्यू नॉट एच प्लस आई, ये आ गई म्यू नॉट एच प्लस आई। अब बीएम जो एक नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगी किसी मीडियम में, उसको मैं लिख सकता हूं उसका मीडियम का परमिबिलिटी इनटू एच। समझ रहे हो इस बात को, इस बीएम को क्या लिख सकता हूं मैं, बीएम बेसिकली क्या हो जाएगा, बीएम हो जाएगा उस मीडियम की परमिबिलिटी इनटू एच, ठीक है। उसको यहां रिप्लेस करोगे और डिवाइड कर दोगे तो एच एच डिवाइड हो जाएगा, और आई बाय एच की वैल्यू परमिबिलिटी होती है। फाइनली आपको रिलेशन कुछ इस तरीके का मिल जाएगा कि यहाँ पे म्यू आ जाएगा, देखो इसी को मैं और तरीके से लिख दे रहा हूँ, इधर नहीं इधर लिखते हैं। बीएम की जगह क्या लिख दूंगा मैं, म्यू इंटू एच विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई, सिंपल सी बात मेरे भाई। एच इधर चला जाएगा, म्यू बाय म्यू नॉट इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आई बाय एच, और म्यू बाय म्यू नॉट बच्चे बच्चे को पता है वो होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, और ये आई बाय एच मैंने ससेप्टेबिलिटी डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ से देखो एक बहुत बढ़िया सी रिलेशन आ जाती है ये परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी के लिए। वैक्यूम की बात करूं तो ससेप्टेबिलिटी वैक्यूम की 0 होती है, क्योंकि वैक्यूम में तो कोई मटेरियल है ही नहीं, कोई सब्सटेंस है ही नहीं, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसके लिए ससेप्टेबिलिटी 0 और रिलेटिव परमेबिलिटी 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अभी डिफाइन करेंगे हम अलग अलग मटेरियल के लिए। किसके लिए भाई, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फटाफट छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट यार, इसको सटासट देख लेते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो भी देखेंगे। तो देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करो तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की एक खासियत ये होती है कि भाई इनके अंदर, इसको जब भी तुम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो होता क्या है कि इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही रखा मैंने, तो उसके अंदर जो डाइपोल्स क्रिएट होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है कि उसको जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो इसके अंदर डाइपोल्स एक्सटर्नली ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो जाते हैं, और इसी की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है अंदर वो उसको रिजेक्ट आउट करता है, ठीक है, वो रिजेक्ट करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। डाइपोल मूवमेंट्स आर इंड्यूस्ड इन एन एटम बाय द अप्लाइड फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट्स द ओरिजिनल फील्ड, इसलिए जो रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड होती है
वो बाहर वाले से कम होती है। समझ रहे हो, जो रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड होती है वो बाहर वाले से कम होती है। क्लियर है? देखो इस टाइप का एक डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन हो जाता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। किसके बारे में? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो इसमें इनसाइड की अगर मैं बात करूं, इनसाइड की अगर मैं बात करूं, ये नेट हो गया और ये बाहर हो गई। ठीक है, तो इसमें तो इनसाइड इंड्यूस तो अंदर आ रही है, तो जो बी नेट हो जाती है वो बाहर वाले से कम हो जाती है। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? बी नेट को क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं आपका म्यू ऑफ द मीडियम इंटू एच, और इसको लिख सकता हूँ मैं म्यू नॉट इंटू एच। एच से एच कैंसिल, तो म्यू बाय म्यू नॉट यहाँ क्या हो जाता है? लेस देन वन हो जाता है। मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो जाती है? लेस देन वन होती है। किसके लिए हो जाती है? किसके लिए होती है? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो जाती है? लेस देन वन हो जाती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी की जगह क्या लिखोगे? अरे ये तो छुप गया, ये तो छुप गया, नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा ना, इसको यहाँ लिख देते हैं। ये कैंसिल हो गया, तो म्यू बाय म्यू नॉट लेस देन वन हो गई, और वहां से ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब रिलेटिव परमेबिलिटी क्योंकि लेस देन वन हो गई, तो वन प्लस ससेप्टेबिलिटी लेस देन वन हो गई, वन से वन कैंसिल, तो ससेप्टेबिलिटी जो हो जाती है लेस देन जीरो हो जाती है। ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाती है? लेस देन जीरो हो जाती है। किसके लिए? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ससेप्टेबिलिटी लेस देन जीरो है, और इस टाइप का एक्सप्रेशन रहता है। दोनों याद रख लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, एयर, हाइड्रोजन, ये सब कुछ एग्जांपल्स है किनके? डायमैग्नेटिक मटेरियल के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट ये होता है कि भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम रख रहे हो, तो अंदर डाइपोल्स उसी डायरेक्शन में इंड्यूस हो जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में इंड्यूस हो जा रहे हैं। तो अंदर जो नेट होती है, अंदर जो नेट होती है वो बाहर वाले से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में। वापस वही सेम चीज, म्यू इंटू एच विल बी ग्रेटर देन म्यू नॉट इंटू एच। एच एच कैंसिल, तो रिलेशन आ जाएगा म्यू बाय म्यू नॉट इज ग्रेटर देन वन, यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी इज ग्रेटर देन वन। किसके लिए? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। और ये अगर ग्रेटर देन वन आ गई, तो वन प्लस ससेप्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन वन, यानी ससेप्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन जीरो। किसके लिए भैया? वही सर, पैरामैग्नेटिक के लिए। पैरामैग्नेटिक के लिए ये प्रॉपर्टीज याद रखना। कुछ सब्सटेंसेस जैसे एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, मैंगनीज, क्रोमियम, मेटालिक मोस्टली सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, टंगस्टन, ये सब किसके एग्जांपल है? ये सब किसके एग्जांपल है? ये सब है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल। ठीक है, इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, आया है इसलिए बता रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को याद रखना। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट आते हैं हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे क्या होता है? इसमें डोमेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें डोमेन्स बनते हैं। तो इसमें डोमेन्स की वजह से क्या होता है कि इसको तुमने जैसे ही फेरो पैरामैग्नेटिक में किया भाई, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, डाइपोल अलाइन हुए, और डाइपोल अलाइन हुए वैसे बन गए उसी डायरेक्शन में, हटा दी तो वैसे नॉर्मल हो गया जैसा पहले था। फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक में आपका आपके डोमेन्स होते हैं, एक प्रॉपर डोमेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, और डोमेन्स होने की वजह से, मतलब ये डोमेन्स होते हैं इसमें, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से जो डोमेन्स होते हैं वो सारे के सारे उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, और अगर उस डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो फिर इसमें अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड हटाई, रिमूव करी, तो क्या हो जाएगा? रिमूव करोगे तो वापस इस स्टेट में नहीं आता, तो इसमें कुछ रिटेंशन रह जाती है। तो उसी चीज को हम हिस्टेरिसिस कर्व से भी समझते हैं हम। ठीक है, उससे पहले जरा क्यूरी लॉ देख लो यार, क्यूरी लॉ देख लो। तो क्यूरी लॉ बेसिकली यार देखो, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए है, और ग्राफिकली समझा देता हूँ, बड़ा सिंपल सा केस है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है क्यूरी लॉ का। ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, और ये किसके लिए है? ये है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। सॉरी, डायमैग्नेटिक नहीं, फेरो फेरो, ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। ठीक, पैरामैग्नेटिक के लिए क्या फंडा है? पैरामैग्नेटिक के लिए फंडा ये बोलता है कि भाई जो ससेप्टेबिलिटी है वो इनवर्सली रिलेटेड रहेगी टेम्परेचर की। ठीक है,
ये क्या बोलता है, ये कौन बोलता है, ये क्यूरी लॉ बोलती है। दिस इज बेसिकली योर क्यूरी लॉ, दिस इज योर क्यूरी लॉ। और फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या बोलता है, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए ये होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जो ससेप्टेबिलिटी है, जो ससेप्टेबिलिटी है, यहाँ ससेप्टेबिलिटी मेजर्ड है टेम्परेचर के साथ, वो कुछ इस पैटर्न में जाएगी। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि क्या है, जिसको क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। इसके बाद बेसिकली सब्सटेंस कैसा हो जाता है, इसके बाद सब्सटेंस आपका पैरामैग्नेटिक नेचर शो करने लगता है, ठीक है। तो इसके बाद सब्सटेंस हो जाता है मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी माइनस टीसी। मतलब इस तापमान के बाद सब्सटेंस क्या होता है, ये क्यूरी वेस्ट लॉ है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, एक द मिनिमम टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे वो टेम्परेचर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है आपका पैरामैग्नेटिक में। यहाँ फेरो से, यहाँ फेरो से वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरा में। और ये बेसिकली स्टेटमेंट कौन बोलता है, ये स्टेटमेंट बोलता है क्यूरी वीएस लॉ, ठीक है। सिंपल सा है, बस ये ग्राफ याद रख लो, आपका काम बन जाएगा। बस ग्राफ याद रख लो। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होती है, ससेप्टेबिलिटी 1 अपॉन टेम्परेचर से वेरी करती है। फेरोमैग्नेटिक में क्या बोलता है क्यूरी वीएस लॉ, भाई एक तापमान तक तो फेरो की तरफ बिहेव करेगा, तो वहां पे रिलेशन अलग रहेगा। लेकिन एक तापमान के बाद क्या हो जाएगा कि वो फेरो सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ बिहेव करने लगता है, और वहां पे ससेप्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड हो जाती है टी माइनस टी से, ठीक है। ओके, बढ़िया। हिस्टेरेसिस कर्व देख लेते हैं फटाफट। हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है, हिस्टेरेसिस कर्व बड़े सिंपल सी चीज ये बताता है कि तुम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी सब्सटेंस में लगा रहे हो, एक एक्सटर्नल एच तुम किसी में लगा रहे हो। अब तुमने ये लगाया, ठीक है, लगाया तो भाई वो मैग्नेटाइज हो गया। और उसका तुमने सोचा कि यार मैं उस एच को हटा देता हूँ, मैं उस एच को हटा देता हूँ, एक्सटर्नल फील्ड को मैं जीरो कर देता हूँ। तुमने एक्सटर्नल फील्ड को हटा दिया, ये किसके लिए, बस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। तुमने एक्सटर्नल फील्ड को हटा दिया और तुमने क्या देखा, अरे यार थोड़ी बहुत इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो मटेरियल में रह गई। हाँ जी, बिल्कुल रहेगी। और इस रहने वाली चीज ओसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिटेंशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम रिटेंशन। दिस इज नोन एज द रिटेंशन और रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, ओके। उसके बाद अब क्या करोगे यार, अब सोचा यार भाई उसको खत्म तो करना है, खत्म तो करना है, तो क्या करें, चलो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो। ऑपोजिट में लगाते गए लगाते गए लगाते गए, तो कितनी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ी मुझे ताकि पूरा का पूरा मैग्नेटाइजेशन में काट सकूं। उस चीज को क्या कहा जाता है, उस चीज को कहा जाता है कोअर्सिविटी। क्या बोलते हैं उसको, कोअर्सिविटी, ठीक है, कोअर्सिविटी कहते हैं। समझ में आया, दिस इज नोन एज कोअर्सिविटी। अब उसके आगे और क्या होता है, उसके आगे फिर तुम और एक्स्ट्रा यहाँ पे एच लगाते जाते हो, एच लगाते जाते हो, एक पॉइंट ई तक जाते हो। उससे ज्यादा फिर तुम्हारा उसमें और डोमेन स्ट्रक्चर है तो सारे के सारे उसी डायरेक्शन में अलाइन। फिर वापस पीछे की तरफ, फिर डायरेक्ट तुम वापस अपना एच को, एक्सटर्नल फील्ड को जीरो करते हो। फिर थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन रह जाता है उल्टे डायरेक्शन का, उसको फिर वापस रिटेंटिविटी बोलोगे। फिर सीधे डायरेक्शन में और एक्स्ट्रा लगाओगे तो फिर वापस जीरो जहां होगा उसे कोएर्सिविटी बोलेंगे। तो इस टाइप का एक लूप हो जाता है, इस टाइप का एक लूप हो जाता है, समझ रहे हो, क्लियर है। ठीक है, समझ में आया। तो इस टाइप का एक हिस्टेरेसिस कर्व होता है, ये होता है, क्या कहलाता है आपका, ये हिस्टेरेसिस कर्व कहलाता है। ठीक है सर, बढ़िया, ओके, समझ आ गया। अब यहाँ पे दो हिस्टेरेसिस कर्व इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किस किस के, एक सॉफ्ट आयरन के जानना और एक हार्ड आयरन के, जैसे कि स्टील हो, ठीक है। तो एक सॉफ्ट आयरन का स्टील जानना और एक हार्ड आयरन का, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का और हार्ड आयरन का, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन का जो हिस्टेरेसिस कर्व आता है वो थोड़ी पतली लूप रहती है, वो थोड़ी पतली लूप रहती है कुछ इस तरीके की, क्लियर। और हार्ड आयन की बात करूं तो उसका कैसा रहता है, उसका थोड़ा मोटा रहता है,
हिस्टेरेसिस लूप ये रहा, ठीक है। ये जो एरिया होता है बेसिकली ये ज्यादा क्या दिखाता है, तुम्हारा एनर्जी लॉस दिखाता है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का, ठीक है। जो एरिया आप देख रहे हो इट बेसिकली shows the energy loss during magnetization and demagnetization, ठीक है, क्लियर। तो भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने आपका पूरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। जैसा कि मेरा वादा था, कम समय में सारी की सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं, कोई भी चीज नहीं छूटी है, जितनी भी चीजें आती हैं सारी की सारी कवर हो चुकी हैं। एंड आई एक्सपेक्ट इस पूरे सेशन को, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म 1-2 को अटेंड करने के बाद क्वेश्चन आएगा तो आप उसे क्रैक कर लोगे, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कुछ और आपको रिक्वायरमेंट्स है तो यार आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस पूरे वीडियो का जो ये पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड कोई भी और अदर डाउट आता है आप टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, इसके पीडीएफ तो आप ले ही लेना। साथ ही साथ यार हम एक बहुत ही अच्छी एक सीरीज रन करने वाले हैं, 24 को उसका अनाउंसमेंट होगा, जो स्पेशली आपके 23 बैच के लिए, 23 के अटेम्प्ट के लिए। तो प्लीज उसको देखना, उससे आई एम डेफिनेटली श्योर आपका स्कोर डेफिनेट बढ़ेगा, स्कोर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा उससे, ठीक है। तो इसी के साथ यार एंड करते हैं, समाप्त करते हैं आज का सेशन। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आई होप दीज लेक्चर्स आर वर्दी इनफ of your time and you will definitely have some learning outcome from all of these lectures. So I'll be meeting with you in the next session live वही same 2 PM and next chapter के साथ जो कि हमारा EMI रहेगा। आज के लिए bye bye, thank you अपूर्व, thanks a lot। एंड यार और भी कोई अगर नीडी लोग हों सो प्लीज इन सेशंस को आप फॉरवर्ड कर दो, उनका भी भला होगा एंड यूट्यूब बाबा को भी ये समझ में आएगा कि कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, सो उनका एल्गोरिदम इन सेशंस को फॉरवर्ड भी करेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस, टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।